2000 ईसा पूर्व मध्य एशिया की विशाल सीढ़ियां खुरों की थाप की लय से गूंजती थीं और हवा चलती लोगों की आवाजों को अपने साथ ले जाती थी। ये आर्य थे, इंडो यूरोपीय भाषी जनजातियों का एक समूह जो जल्द ही उन भूमियों पर एक स्थायी छाप छोड़ने वाले थे जहां वे यात्रा करेंगे। महाद्वीपों में उनका प्रवास आने वाली सदियों के लिए कई सभ्यताओं के इतिहास और संस्कृतियों को आकार देगा। आर्य भारत यूरोपीय भाषी लोगों के एक बड़े समूह का हिस्सा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि से पश्चिम की ओर पलायन करना शुरू कर दिया था। वे घुड़सवारी, पशुपालन और धातु कर्म में कुशल थे। उनके रथ और कांस्य के हथियार उनकी उन्नत तकनीक का प्रमाण थे। एंड्रोनोवो लोग बस्तियों में रहते थे, लेकिन वे खानाबदोश भी थे। मौसमी चक्रों का पालन करते हुए अपने मवेशियों और भेड़ों के साथ घूमते थे। जीवन रथों की लय के आसपास बना था। कृषि और पशुपालन उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ती गई। जलवायु परिवर्तन, बदलते संसाधन और पड़ोसी लोगों के दबाव के कारण पलायन की एक श्रृंखला हुई। आर्यों को उनके पहले और बाद की कई खानाबदोश जनजातियों की तरह नई भूमि की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया, जहां वे अपना जीवन जारी रख सकें। 1800 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों ने दक्षिण की ओर अपना महान प्रवास शुरू किया। कुछ समूह पश्चिम की ओर ईरानी पठार की ओर चले गए, जहां अंततः उन्होंने मेडीज और फारसियों का निर्माण किया। अन्य लोग पूर्व की ओर मुड़ गए, हिंदू कुश के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी दर्रों को पार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ गए। यह प्रवास कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि कई शताब्दियों तक चली एक क्रमिक प्रक्रिया थी। आर्यों ने खैबर दर्रे को पार किया, जो मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार था, और अपने साथ अपनी भाषा, अपने देवता और अपनी जीवन शैली लेकर आए। ऐसा माना जाता है कि आर्य अपने प्रवास के दौरान खैबर दर्रे से दाखिल हुए थे, जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। खैबर दर्रा अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके और सामरिक महत्व के कारण सदियों से आक्रमणकारियों, व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक प्रमुख मार्ग रहा है। इस दर्रे से होकर आर्यों की यात्रा केवल एक भौतिक आंदोलन नहीं थी, बल्कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत भी थी। जैसे ही उन्होंने खैबर दर्रा पार किया, आर्य अपने साथ अपनी भाषा, विश्वास और सामाजिक संरचना लेकर आए, जिसने वैदिक सभ्यता के विकास को बहुत प्रभावित किया। वैदिक ग्रंथ, जो हिंदू धर्म का आधार बनते हैं, इस अवधि के दौरान लिखे गए थे, जो आर्यों के धार्मिक और दार्शनिक विचारों को दर्शाते थे। उनके प्रवासन से नई बस्तियों की स्थापना हुई और उनकी कृषि पद्धतियों का प्रसार हुआ। क्षेत्र के मूल निवासियों के साथ आर्यों की बातचीत से संस्कृतियों का मिश्रण भी हुआ, जिससे एक समृद्ध और विविध विरासत का उदय हुआ, जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दे रहा है। लगभग 1500 ईसा पूर्व तक आर्यों की पहली लहर उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गई थी। उन्होंने पहाड़ों के उत्तर पश्चिमी दर्रों से होकर भूमि में प्रवेश किया। उनके प्रवास से भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। आर्य अपने रीति रिवाजों, धर्म और सामाजिक संगठन के साथ एक विशिष्ट लोग थे। वे संस्कृत का प्रारंभिक रूप बोलते थे, एक ऐसी भाषा जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में कई भाषाओं की नींव बनी। उनके देवता असंख्य थे, जो अक्सर आकाश, अग्नि और जल जैसे प्राकृतिक तत्वों से जुड़े थे। वे इंद्र, वज्र देवता और अग्नि देवता जैसे देवताओं की पूजा करते थे, जिनकी उपस्थिति नई भूमि की धार्मिक प्रथाओं को आकार देती थी। आगमन पर आर्यों ने खुद को एक ऐसे देश में पाया जहां पहले से ही विभिन्न स्वदेशी समूहों का निवास था, जिनमें द्रविड़ भी शामिल थे, जो उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में बस गए थे। इन दोनों लोगों के बीच बातचीत जटिल और विविध थी।
जो सहयोग और संघर्ष दोनों द्वारा चिह्नित थी। अपने आगमन के बाद की शताब्दियों में आर्यों ने एक नई सभ्यता विकसित की जिसे वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम वेदों के नाम पर रखा गया। पवित्र ग्रंथ जो उन्होंने इस अवधि के दौरान लिखे थे, वैदिक समाज जनजातियों या जनपदों की एक प्रणाली के आसपास संरचित था। प्रत्येक का नेतृत्व एक प्रमुख करता था जिसे राजा कहा जाता था। आर्यों ने एक प्रकार के बहुदेववादी धर्म का पालन किया, जिसमें उनके देवताओं को समर्पित अनुष्ठानों, बलिदानों और भजनों पर जोर दिया गया। इस अवधि के दौरान वैदिक समाज की सामाजिक संरचना ने आकार लेना शुरू किया, जिससे वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया गया, जिसने लोगों को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और किसान, और शूद्र, मजदूर और नौकर। यह व्यवस्था बाद में जाति व्यवस्था में विकसित हो गई, जो सहस्राब्दियों तक भारतीय समाज की एक परिभाषित विशेषता रही। वैदिक काल को इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना द्वारा भी चिह्नित किया गया था। एक प्राचीन आर्य बस्ती के मध्य में वैदिक लोगों के सबसे भव्य और सबसे पवित्र अनुष्ठानों में से एक यज्ञ के लिए मंच तैयार किया जाता था। हवा, धूप और जलती हुई जड़ी बूटियों की सुगंध से घनी थी, क्योंकि वेदी की टिमटिमाती लपटें एकत्रित सभा में लंबी छाया डालती थी। अनुष्ठान सावधानी पूर्वक निर्मित खुले स्थान में होता था, जिसे यज्ञशाला कहा जाता था। आमतौर पर नदी के किनारे या जंगलों से घिरे एकांत क्षेत्र में पत्थरों और रेत से बनी पवित्र अग्निवेदी केंद्र बिंदु थी। इसका आकार आमतौर पर एक वर्गाकार या गोलाकार संरचना था, जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता था। यज्ञ देवताओं का सम्मान करने और उनका पक्ष सुरक्षित करने के लिए किया जाने वाला एक जटिल और विस्तृत अनुष्ठान था। यह अनुष्ठान पवित्र अग्नि को दी जाने वाली आहुतियों पर केंद्रित था, जिसे मानव जगत और परमात्मा के बीच एक संदेश वाहक माना जाता है। जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचता था, वातावरण संगीत की ध्वनि से गूंजने लगता था। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता, आग पहले से कहीं अधिक तेज हो जाती थी और संगीत और नृत्य अपने चरम पर पहुंच जाता था। मंत्र समाप्त हो जाते और देवताओं को सम्मानित किया जाता था।